Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we will continue the series of reaction mechanism of transition metal complexes. And our today's topic will be mechanism of ligand replacement reactions या फिर आप इसको ligand displacement reactions भी बोल सकते हो. ठीक है? So let's start the topic. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं. तो देखो आपको इसके नेम से भी पता चल रहा है कि लीगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि रिप्लेसमेंट हो रहा है लीगेंड्स का. तो अगर एक लीगेंड दूसरे लीगेंड को रिप्लेस कर रहा है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर लीगेंड्स बाय अनदर लीगेंड्स, इसको हम लीगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे. ठीक है. अब इन रिएक्शंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी कि MANL. यहाँ पर M क्या है, हमारा मेटल है. AN यानी कि N नंबर ऑफ A लीगेंड्स. A भी लीगेंड है, L भी लीगेंड है, Y भी लीगेंड है. लेकिन यहाँ पर Y जो है वो है हमारा एंटरिंग लीगेंड और जो L है वो है लीविंग ग्रुप या फिर लीविंग लीगेंड बोल सकते हैं हम. तो देखो यहाँ पर L, आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि M सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है इसमें, और L ने यहाँ से रिमूव हुआ L और Y ने इस L की जगह ले ली. तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा MANY प्लस L. ये हमारा लीविंग ग्रुप था तो ये यहाँ से लीव होके Y आ गया यहाँ पर. तो यानी कि रिप्लेसमेंट हो गई ना, L की जगह Y आ गया. तो यहाँ पर जो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और ये हमारा रिएक्टेंट था. अब ये जो लीगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, ये इन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कॉम्प्लेक्स का वो सेम रहता है. यानी कि आप देखो ये है हमारा रिएक्टेंट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है N और एक L मान लो. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है N प्लस 1. और जो हमारा ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का कितना हो गया AN, यानी कि N नंबर ऑफ जो लीगेंड्स है वो तो कांस्टेंट ही है, तो N हो गया प्लस L की जगह Y आ गया. तो जो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हुआ L के यहाँ से रिमूव होने से, वो Y के आने से फिर से सेम हो गया. तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसका भी N प्लस 1 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है कॉम्प्लेक्स का वो सेम रहता है इन रिएक्शंस में. ठीक है. अब हम देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6. तो यानी कि 6 लिगेंड्स अटैच्ड होंगे मेटल से. अब यहाँ पर जो लिगेंड डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म होती है वो 3 तरीके से हो सकती है. फर्स्ट है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, सेकंड है एसोसिएटिव मैकेनिज्म और थर्ड है हमारा इंटरचेंज मैकेनिज्म. तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. तो ऑलरेडी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है. जो हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो बहुत पहले से ही कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है. अब जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, एसोसिएटिव देखो आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि एसोसिएटिव यानी कि एसोसिएशन हो रहा होगा, यानी कि पहले जुड़ रहा होगा. जो हमारा लिगेंड है वो पहले जुड़ रहा होगा. तो जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म है वो ज्यादा कॉमन नहीं होती इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि उसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा. तो इंक्रीज से होने से क्या होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो हमारा इंटरमीडिएट होगा, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा. इसकी वजह से इंटरमीडिएट में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहेगा हमारा रिएक्टेंट. इसलिए जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है वो ज्यादा कॉमन नहीं होती ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. ज्यादातर या तो आपको डिसोशिएटिव मैकेनिज्म मिलेगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में या फिर इंटरचेंज मैकेनिज्म. ठीक है. तो अब हम एक एक करके इन तीनों मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है हमारा डिसोशिएटिव मैकेनिज्म. तो देखो डिसोशिएटिव, आपको इसके नाम से फिर से पता चल रहा है कि डिसोसिएशन होगा यहाँ पर. पहले जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसमें कुछ ना कुछ डिसोसिएशन होगा. और कुछ ना कुछ मतलब क्या कि यहाँ पर हम लिगेंड का रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो जो हमारा लिगेंड होगा वो पहले
ब्रेक होगा कॉम्प्लेक्स से। तो देखो अब हम इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं, क्या बोल रहा है। फर्स्टली द मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक्स, यानी कि जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सपोज हमारे पास ये है कॉम्प्लेक्स M, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल लेते हैं, और जो हमारा एंटरिंग लिगेंड है उसको हमने E से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सपोज ये है हमारा स्टार्टिंग जो हमारा रिएक्टेंट है, ये है। अब क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो इसका पता ही है आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो यहाँ पर 5 A लिगेंड्स हैं और एक L लिगेंड है। यहाँ पर जो L लिगेंड है वो हमारा लिविंग ग्रुप मान सकते हैं हम। तो ये जो है, क्योंकि डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है तो फर्स्ट स्टेप में ये जो L है ये यहाँ से लीव कर जाएगा, तो -L हमने यहाँ पर लिखा। तो जो हमारा इंटरमीडिएट है वो ये बन जाएगा। ये अभी हमारा पास इंटरमीडिएट आया है। अब देखो ये जो इंटरमीडिएट बना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5 आ गया ना। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस। फर्स्ट स्टेप में ये हमारा स्लो स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो लीव कर रहा है और हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो जो हमारा लीविंग ग्रुप था वो लीव कर गया। अब हमारे पास इंटरमीडिएट बना था Ma5। सेकेंड स्टेप क्या होगा, द एंटरिंग लिगेंड अटैक्स द इंटरमीडिएट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर गेट्स रिस्टोर्ड। तो अब यहाँ पर आएगा हमारा एंटरिंग लिगेंड जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Ma5E। ये E क्या है, एंटरिंग लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 था, अब यहाँ पर ये रिस्टोर होके कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया 6। तो यानी कि ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेप होगा ये हमारा सेकंड स्टेप है और ये फास्ट स्टेप होगा। तो आपको पता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो जो हमारा पूरा रेट है इस रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप पे। अब देखो इस स्टेप में क्या हो रहा है कि सिर्फ हमारा ये ये रिएक्टेंट इन्वॉल्व है Ma5L, कोई एंटरिंग लिगेंड यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो जो रेट होगा इसका उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि KMa5L। अब आपको देखो इस रेट ऑफ रिएक्शन को देखे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 है, कंसंट्रेशन की पावर 1 है। तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 1। यानी कि जो रेट है वो सिर्फ एक ही स्पीशीज पे डिपेंड कर रहा है या फिर एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने अगर SN1 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारी SN1 रिएक्शंस है उसमें सेम केस होता है कि लिगेंड फर्स्ट स्टेप में वहां से रिमूव होता है रिएक्टेंट से, और वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, और यहाँ पर 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो और जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारे रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि ये हमारी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं हम इन रिएक्शंस को। ठीक है, तो ये आपको इसके रेट से पता ही चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट हम इसका, आपको SN1 रिएक्शंस का भी वो पता होगा कि हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो अब हम इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। जो हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है उसमें 2 चीजें होती हैं। यहाँ पर आएगी एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखो आपने SN1 रिएक्शंस में क्या होता है कि इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। आपने देखा था ना ये कि ये वाला जो था ये हमारा इंटरमीडिएट Ma5। तो इंटरमीडिएट की वजह से क्या होता है कि एक एनर्जी वेल आता है बीच में। ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, ये एनर्जी वेल है, और ये फिर प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। अब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तभी तो उसकी एनर्जी लोअर आएगी ना, रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है तभी तो ये रिएक्शन हो रही है ना। तो इसका मतलब जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो हायर एनर्जी पे आती है और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो लोअर एनर्जी पे आएगी। यहाँ पर आता है हमारा इंटरमीडिएट, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट को। यहाँ पर Ma5 आएगा और स्टार्टिंग में क्या था Ma5L।
और ये है हमारा MA5E प्लस L। ठीक है, तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया हमारे SN1 रिएक्शन का, या फिर डिसोशिएटिव मैकेनिज्म का भी बोल सकते हो आप। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब देखो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपको फिर से इसके नाम से पता चल रहा है कि एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन होगा यानी कि पहले लिगेंड, जो हमारा एंटरिंग लिगेंड होगा वो जुड़ जाएगा हमारे रिएक्टेंट से। ठीक है, अब देखो इन द मैकेनिज्म फर्स्टली द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एंड द इनकमिंग लिगेंड, यानी कि जो हमारा इनकमिंग लिगेंड है और जो मेटल है उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का। फिर उसके बाद वहां से लीविंग ग्रुप लीव करेगा। ठीक है, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो रिस्टोर हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रिएक्शन को, MA5L प्लस E, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही E आ गया। ठीक है, क्योंकि इसको पहले ही अटैच होना है ना इस कॉम्प्लेक्स से। ये बन गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ठीक है, और अब यहाँ से ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा और MA5E ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 7। तो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से बहुत ज्यादा स्टेरिकल हिंड्रेंस यहाँ पर क्रिएट होगा। इसकी वजह से हमने पहले बोला था कि जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म है वो कॉमन नहीं होती कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है इसका फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रिस्टोर हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो आप, ये वाली जो स्टेप होगी ये होगी स्लो स्टेप और ये होगी फास्ट स्टेप। अब स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, देखो जो रेट है वो इन दोनों रिएक्टेंट्स पे इन्वॉल्व डिपेंड करेगा, यानी कि एंटरिंग लिगेंड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो देखो द फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, हेंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसकी वजह से जो हमारा रेट होगा वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ MA5L और कंसंट्रेशन ऑफ X। तो इसकी वजह से देखो यहाँ पर ऑर्डर कितना आ गया रिएक्शन का, 2। ठीक है, तो बाइमोलिक्यूलर हो गई, और बाइमोलिक्यूलर इसलिए भी हुई क्योंकि जो रेट है वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपने अगर SN2 रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो उनमें सेम चीज होती है कि पहले एंटरिंग जो लिगेंड है वो अटैच होता है और फिर जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो वहां से लीव होगा, और उसकी वजह से जो रेट होगी वो दोनों की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगी। तो इसको हमने बोला बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो, आपने SN2 रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। जो SN1 रिएक्शंस है उनमें देखो, जैसे हमने ये बनाया था रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो ये जो इंटरमीडिएट है ना, इस ये बेसिकली एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ से एक लिगेंड पहले रिमूव होगा ना, जैसे L यहाँ से रिमूव हो गया, तो L के रिमूव होने से यहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और जब भी आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंटरमीडिएट जब भी फॉर्म होता है तो ये जो हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है इसमें एक एनर्जी वेल आता है। एनर्जी वेल यानी कि ये एनर्जी यहाँ पर इसकी जो डिक्रीज हो रही है ना, इसको बोलते हैं हम एक एनर्जी वेल। तो SN1 रिएक्शंस में हमें ये एनर्जी वेल देखने को मिलता है, लेकिन जो SN2 रिएक्शंस है उनमें क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, तो एक एनर्जी वेल हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा। रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा, और इसका जो डायग्राम आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो लिविंग ग्रुप है वो भी इसके साथ अटैच है
और जो एंटरिंग लिगेंड है वो भी इसके साथ अटैच है। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट, और जो हमारा रिएक्टेंट है वो है ये, और जो प्रोडक्ट है वो है ये। ठीक है, तो जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया SN2 रिएक्शन के लिए वो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो जो लीगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ना, वो प्योरली एसोसिएटिव भी नहीं होती और प्योरली डिसोशिएटिव भी नहीं होती। वो एक इंटरमीडिएट पाथवे से मतलब अंडरगो करती हैं, या फिर एक इंटरमीडिएट पाथवे से हमारी जो लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है वो होती हैं, जिसमें क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन वो एक साथ होते हैं। ये वाले स्टेप्स, जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा और दूसरी साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो ये होता है इंटरचेंज मैकेनिज्म में। ठीक है, तो देखो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पर SN2 के केस में, जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही। तो Ma5Le ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। अब दोनों यहाँ पर एंटरिंग लिगेंड भी है और लीविंग ग्रुप भी दिख रहा है आपको, L हो गया हमारा लीविंग ग्रुप, और जो E है ये है हमारा एंटरिंग लिगेंड। अब ये दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए हमने इसको ट्रांजिशन स्टेट बोल दिया, जैसे हमने पिछले केस में किया था। अब यहाँ से क्या होगा कि इनको आप, यहाँ से जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो लीव हो जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरचेंज मैकेनिज्म। इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब जो मेन इंटरचेंज मैकेनिज्म होती है वो दो टाइप्स से होती है, एक तो इंटरचेंज एसोसिएटिव होता है, एक इंटरचेंज डिसोशिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव, जैसे आपने एसोसिएटिव मैकेनिज्म पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, यानी कि पहले जो हमारा इनकमिंग लिगेंड है वो आके अटैच हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ इनकमिंग लिगेंड पे डिपेंड करेगी। तो जो रेट होगी वो क्या, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Ma5L, ये तो हमारा होता ही है रिएक्टेंट, और जो एंटरिंग लिगेंड है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी जो हमारी रेट है। ये हो गया इंटरचेंज एसोसिएटिव। अब इंटरचेंज डिसोशिएटिव में क्या होगा, जैसे हमने डिसोशिएटिव पढ़ा था बिल्कुल सेम वैसे होगा कि पहले डिसोशिएट हो जाएगी, जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो पहले डिसोशिएट होगा, और उसके बाद पहले क्या होगा कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो वहां से रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद एंटरिंग ग्रुप आके अटैच होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो इनकमिंग लिगेंड के ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, और वो सिर्फ उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। तो ये हो जाएगा हमारा रेट, किसके लिए, इंटरचेंज डिसोशिएटिव के लिए। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन का जैसे हमने ड्रॉ किया था वैसे होगा। ये हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी वेल नहीं बनेगा क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है ना, और ये हो गई प्रोडक्ट की एनर्जी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होती है प्रोडक्ट से, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तभी तो वो ज्यादा स्टेबल है ना, इसीलिए फॉर्म हो रहा है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा Ma5E प्लस L, यहाँ पर Ma5L प्लस E। ठीक है, तो ये तीन मैकेनिज्म्स थे जिनसे रिएक्शन होती है, जो हमारी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो अंडरगो करती है। फर्स्ट हो गया हमारा एसोसिएटिव, फिर डिसोशिएटिव, फिर इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो जो डिसोशिएटिव होता है उसमें क्या होता है, देखो डिसोशिएटिव आपको उसके नाम से पता चल जाएगा कि डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि पहले जो लीविंग ग्रुप है वो वहां से लीव करेगा, फिर एंटरिंग ग्रुप एंटर करेगा, और इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो इंटरमीडिएट का है वो डिक्रीज होगा और फिर बाद में रिस्टोर हो जाएगा। और ये रिएक्शन बिल्कुल SN1 रिएक्शंस की तरह होती हैं, तो इनको हम SN1 रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो एक एनर्जी वेल आएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में। ठीक है, तो हमने इसको एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम को पढ़ा। फिर एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है कि एसोसिएशन होगा, यानी कि पहले एंटरिंग ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, फिर
बाद में लीविंग ग्रुप लीव करेगा, यानी कि पहले जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इंटरमीडिएट का वो इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए जो हमारी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें एसोसिएटिव मैकेनिज्म से नहीं होती लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर इंटरचेंज मैकेनिज्म, इसमें 2 टाइप आते हैं, इंटरचेंज एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। जैसे हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मैकेनिज्म पढ़ा, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा यहाँ पे। So that's all for today's video. I hope you have liked the video. अगर आपको कोई भी डाउट है then you can ask in the comment box, and if you like the video then do share it with your friends, and thank you for watching the video, and please hit the bell icon for the information of the